सुबह का वक्त था। बिरजू अपनी गर्भवती पत्नी के साथ झोपड़ी में बैठा था। सुनो जी, 9 महीने पूरे होने वाले हैं। किसी भी वक्त हमारी औलाद इस दुनिया में आ जाएगी। अरे राधा, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, हमारे घर में बेटी कभी नहीं आ सकती। मुझे बेटी बिल्कुल पसंद नहीं है। आप ये क्या कह रही हैं माँ जी? बेटा हो या बेटी, ये तो भगवान की देन है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी हो जाए, अगर तूने बेटी को जन्म दिया तो मैं उसे हमेशा के लिए मार दूंगी और उसे जिंदा रहने तो मैं कभी नहीं देने वाली हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं और राधा एक बेटी को जन्म देती है। अरे वाह, अब तो मेरी बेटी हो गई और इतनी खूबसूरत बेटी है। अब तो मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटी को लेकर। हाँ जी, हमारी बेटी सच में बहुत सुंदर है। कौशल्या गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी कमला कौशल्या के पास आती है। अरे कौशल्या, सुना है तुम्हारी बहू को आज बच्चा हुआ है, और वो भी बेटी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी एक छोटी जाति के साथ भाग गई और तुम्हारे घर में फिर पोती आई है। देखना, वो भी किसी के साथ जरूर भाग जाएगी। तुम चुप हो जाओ और ऐसी बातें मत करो और यहाँ से चली जाओ। अरे मेरे चले जाने से क्या सच्चाई छुप जाएगी? जो सच्चाई है वो तो सामने आएगी ही ना। और देखना, तुम्हारी पोती भी एक दिन उसी तरह भाग जाएगी जिस तरह तुम्हारी बेटी भागी थी। कमला हंसती हुई चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और देखते ही देखते 7 साल बीत जाते हैं। अब मैं इसे खत्म कर दूंगी। इसकी वजह से सभी गांव वाले मुझे रोज ताना देते हैं। अगर ये नहीं रहेगी तो फिर मुझे कोई ताना नहीं देगा। फिर आधी रात को कौशल्या अपनी पोती का गला दबाकर मार देती है। अब मैं इसे ऐसी जगह दफन करूंगी जहां कोई देख भी नहीं पाएगा। वो नेहा को उठाकर ले जाती है और एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दफना देती है। मुझे बेटी से सबसे ज्यादा नफरत है। मुझे बिल्कुल ही बेटी पसंद नहीं है। फिर जैसे ही सुबह होती है, अरे जी, हमारी बेटी नेहा कहाँ है? यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये तुम क्या कह रही हो भाग्यवान? देखो, यहीं कहीं खेल रही होगी। ठीक है, मैं देखती हूँ। राधा सब जगह ढूंढ लेती है पर बेटी नहीं मिलती है। ये क्या हो गया? मेरी बेटी कहाँ चली गई? वो मिल क्यों नहीं रही जी? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? इतनी छोटी सी हमारी मासूम बच्ची है। रुको रुको, मैं गांव वालों से पूछता हूँ, शायद किसी ने उसे देखा हो। तभी कौशल्या आती है। माँ जी, आपने मेरी बेटी को कहीं देखा है? मुझे क्या पता तुम्हारी बेटी कहाँ है, तुम खुद ही ढूंढो। शायद यहीं कहीं होगी। कौशल्या वहां से चली जाती है। कई दिन बीत जाते हैं पर नेहा का कोई पता नहीं चलता और राधा का बुरा हाल हो जाता है। वो अपना सर जमीन पर पटकने लगती है। तभी उसकी बकरी गौरी उसके पास आ जाती है। तुम यहाँ से चली जाओ गौरी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे मेरी बेटी की बहुत याद आ रही है। पता नहीं कहाँ और किस हालत में होगी। भगवान ने मेरी बेटी को मुझसे क्यों अलग कर दिया? कितनी मिन्नतों के बाद तो मुझे एक औलाद हुई थी और वो भी मुझे छोड़कर चली गई है। तभी गौरी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। गौरी मन में, मैं कैसे बताऊं कि मैं ही आपकी बेटी हूँ? दादी ने मुझे मार दिया और मैं एक बकरी के शरीर में समा गई हूँ। मैं चाहकर भी आपको नहीं बता सकती हूँ माँ। गौरी चुप रहती है और उसकी आंखों से आंसू टपकते रहते हैं। वहीं राधा पागलों की तरह रोती रहती है। तभी बिरजू आता है।
अरे भाग्यवान, ये तूने कैसी हालत बना ली है। अरे खाना तो खा लो, ऐसी हालत में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर खाना नहीं खाओगी तो हम अपनी बेटी को कैसे ढूंढ पाएंगे। अरे तुम ठीक रहोगी तभी ना हम उसे खोज पाएंगे। कुछ खा लो। नहीं जी, मुझे नेहा की बहुत याद आती है। जब मैं खाना खाने बैठती हूँ तो मेरी बेटी का चेहरा मेरी आंखों के सामने नाचता है। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ है और किस हालत में होगी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। राधा फूट फूट कर रोने लगती है। गौरी ये सब देखकर रोने लगती है। मुझसे माँ की हालत अब और नहीं देखी जाती है। ये कहकर गौरी वहां से भाग जाती है और घने जंगल में जाकर रोने लगती है। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आती है। तुम दिखने में तो बकरी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इंसानी आत्मा है। बताओ क्या तकलीफ है तुम्हें? हाँ, मैं नेहा हूँ। मैं अपनी ही गौरी बकरी के शरीर में समा गई हूँ। मेरी दादी ने मेरा गला दबाकर मुझे मार दिया और जंगल में पेड़ के नीचे दफना दिया। ये बात मेरे माता पिता नहीं जानते। मेरी माँ रो रो कर पागल सी हो गई है। मैं उनकी हालत नहीं देख पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? मैं उन्हें बता भी नहीं सकती कि मैं उनकी बेटी हूँ। तुम्हारा दुख जानकर मेरी भी आंखें भर आई हैं। मैं एक साध्वी हूँ, बहुत सारी विद्या जानती हूँ। मैं तुम्हें अपनी एक शक्ति देती हूँ जिससे तुम अपनी माँ से बात कर सकती हो, लेकिन तुम ये नहीं बता सकती कि तुम्हारी दादी ने तुम्हें मारा है। अगर तुमने सच बताया तो शक्ति खत्म हो जाएगी। ये बात तुम्हारी माँ को खुद ही पता करनी होगी। अगर आप मुझे ये वरदान दे दे तो मैं धन्य हो जाऊंगी। तभी तेज रोशनी फैलती है। बूढ़ी औरत जादू से शक्ति देती है। मैं तो अब बोल पा रही हूँ। हाँ, अब तुम अपनी माँ से बात कर सकती हो। अब जाओ। गौरी वहां से निकलकर घर की ओर जाती है। घर पहुंचती है। माँ, तुमने राधा को देखा है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे, जब से उसकी बेटी लापता हुई है वो तो सीधे पागल सी हो गई है। जाकर देखो, कहीं बैठी होगी। ये क्या? माँ कहाँ चली गई? पिताजी भी परेशान है। मुझे माँ को ढूंढना चाहिए। फिर गौरी राधा को ढूंढते ढूंढते तालाब के किनारे पहुंच जाती है। वहां राधा खड़ी रहती है। हे भगवान, अगर मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मुझे भी मर जाना चाहिए। राधा तालाब में कूद जाती है। नहीं माँ, तुम रुक जाओ माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। गौरी कूदकर राधा को पकड़ लेती है। गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से, मुझे मर जाने दो। मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही तो मैं भी नहीं रह सकती हूँ। नहीं मालकिन, आप ऐसे कैसे मर सकती हो? अगर आप मर गई तो मेरी देखभाल कौन करेगा? मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ। भगवान के लिए ऐसा मत करिए। गौरी, तुम इंसानों जैसी बातें कर रही हो। इतने दिनों में तो तुमने ऐसा कभी नहीं किया। मालकिन, मैं बहुत दिनों से बोल सकती थी, लेकिन आपकी ममता और प्यार ने मुझे रोक रखा था। मैं बस आपका प्यार पाना चाहती थी, पर आज आपके दुख ने सारी हदें पार कर दी, इसीलिए मैं बोल पड़ी। मुझे आपकी बेटी के बारे में पता है। क्या तुम्हें पता है मेरी बेटी कहाँ है? जल्दी बताओ। ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन इतना जानती हूँ कि आपकी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है। ये बात आपको खुद ढूंढनी होगी। आपकी बेटी की आत्मा आपको इस हालत में देखकर तड़प रही है। उसे न्याय नहीं मिलेगा अगर आप टूट गई तो। जिसने भी मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया है,
मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे रोककर अच्छा किया। अब मैं अपनी बेटी का पता लगाऊंगी। राधा घर जाने लगती है। तभी रास्ते में कमला मिलती है। राधा बहू, ये कैसी हालत बना ली है? ठीक तो हो ना? मैं कैसे ठीक रहूं काकी? मेरी बेटी लापता है। वो सिर्फ 6 साल की है। सुन, मुझे तो तेरी सास पे शक है। क्या? आप क्या कह रही है? हाँ, तुम्हारी सास कह रही थी कि उसे बेटियों से नफरत है। मुझे लगता है उसी ने तेरी बेटी को गायब किया है। उस पर नजर रखना। नहीं नहीं, माँ जी ऐसा नहीं कर सकती है। तुम नहीं जानती कौशल्या को। मैं बचपन से जानती हूँ। वो जिस चीज से नफरत करती है उसे खत्म कर देती है। इतना कहकर कमला चली जाती है। हाँ मालकिन, कमला काकी सही कह रही होगी। आपको बड़ी मालकिन पर नजर रखनी चाहिए। ठीक है, अगर यही रास्ता है तो मैं देखती हूँ। इतना कहकर राधा घर आ जाती है। तभी आधी रात को कौशल्या चुपचाप घर से निकलकर जंगल में जाने लगती है। ये आधी रात को माँ जी चोरी चुपके कहाँ जा रही है? मुझे इनका पीछा करना चाहिए। फिर राधा कौशल्या का पीछा करने लगती है और कौशल्या एक पेड़ के पास फूल रखकर खड़ी हो जाती है। मुझे माफ कर देना। मुझे तुमसे दुश्मनी नहीं थी, लेकिन बेटियों से नफरत थी। मेरी बेटी ने जो किया था वो सब तुम्हें देखकर याद आ जाता था, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। इतना कहकर कौशल्या वहां से चली जाती है। ये क्या? माँ जी ने ये क्या कहा? इस पेड़ के नीचे क्या है? फिर राधा वहां जाकर मिट्टी हटाती है। ये मेरी बेटी, मेरी बच्ची, कोई इसे कैसे मार सकता है? नेहा, उठो बेटी, उठो। राधा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी गौरी पेड़ के पीछे से सब देखती है। राधा नेहा के शरीर को लेकर घर जाती है। ये क्या? मेरी बेटी तुम्हारे हाथ में कैसे? उसे क्या हुआ है? छुओ मत मेरी बेटी को। तुम कातिल के बेटे हो। तुम सब कातिल हो। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? हम अपनी बेटी को कैसे मार सकते हैं? तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। मेरी बेटी को तुम्हारी माँ ने मारा है। कौशल्या बाहर आती है। नहीं, ये सच नहीं। तुम इसे यहाँ क्यों लाई? डर गई आप? मेरी बेटी को मारकर फेंक दिया था। तभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। कौशल्या, तुम इतनी गिर सकती हो, मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है। अरे तुमने तो पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। सब लोग कौशल्या को धिक्कारने लगते हैं। बस, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मेरी बेटी को तुम सब छू भी नहीं सकते हो। राधा बेटी को लेकर चली जाती है। गौरी भी पीछे चलती है। माँ, तुझे शर्म नहीं आई? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी। मुझे माफ कर दो बिरजू। मैं उसे देखते ही अपनी बेटी को याद कर लेती थी। उसमें मेरी बेटी की क्या गलती थी माँ? तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया माँ। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तुम पूरी जिंदगी अकेली रहो। बिरजू भी घर छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ राधा नेहा का शव लेकर पेड़ के नीचे बैठकर रो रही होती है। हे भगवान, क्या करूं? अपनी मासूम बच्ची को कैसे ठीक करूं? कोई तो रास्ता दिखाओ। मालकिन, इसका अंतिम संस्कार कर दो। अब ये मर चुकी है। नहीं, मैं इसे जिंदा करूंगी, चाहे मुझे जो करना पड़े। तभी बूढ़ी औरत फिर आती है। बेटी, तुम इसे जिंदा कर सकती हो। तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता? मैं अपने जमाने की एक बड़ी साध्वी थी। मेरे पास थोड़ा ज्ञान बचा है, जिससे
मैं तुम्हारी बेटी को जीवित कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी जान तक दांव पर लगानी होगी। मेरी बेटी के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगी। ये गौरी, ये तुम्हारी बकरी नहीं, तुम्हारी बेटी की आत्मा इसी के अंदर है। क्या ये कैसे हो सकता है? माँ, मैं इसी बकरी के शरीर में हूँ। मुझे इसी अम्मा ने शक्तियाँ दी थी कि मैं आपसे बात कर सकूं। हाँ, और अब तुम्हारी बेटी का शरीर और उसकी आत्मा दोनों मौजूद है। मैं इन्हें मिलाकर उसे जीवित कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें यहाँ से सीधे उत्तर दिशा की ओर जाना होगा। वहाँ तुम्हें तालाब के अंदर जाना होगा। उस तालाब में एक सुनहरी मछली रहती है। इस मछली के पास एक मोती है। उस मोती से मैं तुम्हारी बेटी को जीवित कर सकती हूँ। तुम्हें जाकर उस मछली से मोती लाना होगा, और वो मछली इतनी आसानी से तुम्हें वो मोती देने वाली नहीं है। मैं अपनी बेटी को जीवित करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तालाब क्या, मैं पहाड़ पर भी जा सकती हूँ। नहीं माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए तुम अपनी जान खतरे में डालो। माँ, तुम चिंता मत करो बेटी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं वो मोती लेकर ही आऊंगी। तुम यहीं बैठो, मैं आज ही वापस आ जाऊंगी। राधा अकेले वहां से निकल पड़ती है और कई घंटे सफर के बाद वो घने जंगल में पहुंच जाती है। ये क्या, यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ जंगल है। अब मैं तालाब के किनारे कैसे जाऊं? कहीं मैं खो तो नहीं गई? तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है। चली जा यहाँ से तुम, मेरे इस जंगल में क्यों आई है? कौन बोल रहा है? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे आगे जाना है और मुझे जादुई तालाब तक पहुँचना है, चाहे मुझे जैसे भी जाना पड़े। तो मेरे एक प्रश्न का जवाब देना होगा। अगर तुम सही जवाब दोगी तो ही तुम्हें आगे जाने दूंगा, नहीं तो तुम हमेशा के लिए मेरे इस घने जंगल में खो जाओगी और कभी आगे नहीं जा पाओगी। ठीक है, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बताओ, वो कौन सी धरती है जहां सत्य और असत्य आमने सामने खड़े हुए थे, जहां भाई ने भाई पर अस्त्र उठाया, जहां न्याय की जीत ने पूरी दुनिया का मार्ग बदल दिया। उस पवित्र युद्ध भूमि का नाम बताओ। इसका जवाब है कुरुक्षेत्र, क्योंकि वही वो भूमि है जहां धर्म और अधर्म का महासंग्राम हुआ था। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। तभी सामने बहुत सारा सोने का ढेर प्रकट हो जाता है। ये सारा धन तुम्हारा है, तुम ये सारा धन लेकर लौट जाओ, आगे तुम्हारी जान को खतरा है। मुझे मेरी बेटी को बचाना है, मुझे ये धन नहीं चाहिए, मुझे बस आगे जाने का रास्ता दो। तभी तेज रोशनी फैलती है, धन गायब हो जाता है। राधा तालाब के किनारे पहुंचती है, जहां एक राजा रो रहा होता है। ये क्या, यहाँ तो महाराज घायल अवस्था में फूट फूट कर रो रहे हैं। मुझे जाकर पूछना चाहिए कि क्या हुआ। फिर राधा राजा के पास जाती है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? महाराज, मैं इस तालाब की सुनहरी मछली से एक मोती लेने आई हूँ, ताकि मैं अपनी बेटी को जिंदा कर सकूं। इससे दूर रहो, वो मोती देती है पर उसके बाद वो भारी कीमत मांगती है। उसने मेरे पुत्र को मांग लिया, मेरा पुत्र अब इस दुनिया में नहीं है। ये मेरा आखिरी मौका है, मैं अपनी बेटी को जिंदा करना चाहती हूँ, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, चली जाओ, वो तुम्हें मार देगी। मोती देगी भी या नहीं, कोई भरोसा नहीं।
रोते हुए राजा वहां से चला जाता है। अब मैं क्या करूं? महाराज की बातें सुनकर डर लग रहा है, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। सुनहरी मछली प्रकट होती है। कहो, तुमने मुझे क्यों याद किया? मुझे वो मोती चाहिए जिससे मैं अपनी बेटी को ठीक कर सकूं। तुम्हें पता है ना, इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं कुछ भी चुकाने को तैयार हूँ, बस मुझे वो मोती चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें वो मोती दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी जान की आहुति देनी होगी। मैं बिना तुम्हारी जान लिए वो मोती नहीं दे सकती। एक माँ के लिए उसका बच्चा पूरी दुनिया होता है। अगर मेरी बेटी के लिए मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगी। तुम अपनी बेटी से इतना प्रेम करती हो, उसके लिए अपनी जान देने को तैयार हो। अरे, सभी तो बेटी को इतना महत्व नहीं देते। तुम्हें भी छोड़ देना चाहिए और अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। नहीं, मेरे लिए बेटा और बेटी दोनों बराबर है। मैं दोनों से समान प्रेम करती हूँ। मुझे बस मेरी बच्ची की जान चाहिए और कुछ नहीं। तुम सच में दिल की बहुत नेक हो। ठीक है, मैं तुम्हें मोती देती हूँ, लेकिन ध्यान रखना, एक आखिरी मौका है। अगर सूरज ढलने से पहले तुम ये मोती अपनी बेटी के पास ले गई तो वो जीवित हो जाएगी। अगर देर हुई तो ये मोती शक्ति खो देगी और तुम्हारी वही मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, मुझे ये मंजूर है। तभी चमचमाती मोती राधा के हाथ में आ जाती है। अब जाओ, तुम्हारे पास बहुत कम समय है। तेज रोशनी में गायब हो जाती है। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। अगर सूरज ढल गया तो इस मोती की शक्तियाँ खत्म हो जाएगी और मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाऊंगी। राधा तेजी से जंगल की ओर लौटने लगती है। तभी रास्ते में एक खरगोश दिखाई देता है। ये क्या? ये तो एक घायल खरगोश है। अब मैं क्या करूं? समय भी कम है, पर इसे ऐसे मरता हुआ कैसे छोड़ दूं? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे शरीर से इतना खून निकल रहा है। रुको, मैं अभी औषधि लाती हूँ। राधा पास के पेड़ से औषधि पत्ते तोड़कर खरगोश के घाव पर लगाती है। अरे, इसे तो होश नहीं आ रहा। अब क्या करूं? तभी कमजोर आवाज में खरगोश बोलता है। राधा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हाथ में जादुई मोती है। वो मोती मेरे शरीर पर रख दो, उसकी शक्ति से मैं ठीक हो जाऊंगी। क्या? लेकिन ये मोती एक ही है। मैं इससे अपनी बेटी को या तुम्हें बचा सकती हूँ। तुम्हारी बेटी के प्राण है, मेरे प्राण नहीं है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैं मर गई तो वो अनाथ हो जाएंगे। अब मैं क्या करूं? ठीक है, अगर इस मोती से तुम्हारा प्राण बच सकता है तो मैं ये मोती तुम्हें देती हूँ। राधा मोती खरगोश को देने ही लगती है कि तेज रोशनी फैलती है। खरगोश अचानक एक नेक रूह में बदल जाता है। ये क्या हुआ? तुम तो खरगोश थे, अचानक ये रूप कैसे? मैं कोई खरगोश नहीं था। मैं इस मोती की परीक्षा ले रहा था कि कहीं ये मोती किसी गलत हाथों में तो नहीं जा रहा। तुमने अपनी बेटी को छोड़कर मुझे बचाने की सोची, इसलिए तुम इस मोती की सच्ची हकदार हो। फिर नेक रूह रोशनी में विलीन हो जाता है। मुझे जल्दी करना होगा वरना सब खत्म हो जाएगा। राधा तेजी से नेहा के पास आ जाती है। माँ, तुम कहाँ रह गई? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? चिंता मत करो बेटी, अब सब ठीक हो जाएगा। देखो, मैं वो जादुई मोती लेकर आ गई हूँ। पर माँ, वो बूढ़ी अम्मा तो यहाँ से चली गई। अब मैं कैसे ठीक होंगी? अचानक तेज रोशनी फैलती है और बूढ़ी औरत प्रकट होती है। तुम तो जादुई मोती ले ही आई। हाँ अम्मा, ये रहा मोती।
अब जल्दी से मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। ठीक है, मैं अभी इसे ठीक कर देती हूँ। वो मोती लेकर गौरी के शरीर पर रखती है और मंत्र पढ़ने लगती है। कुछ क्षण बाद तेज रोशनी फैलती है और अचानक नेहा की आत्मा उसके शरीर में वापस आ जाती है और नेहा उठकर बैठ जाती है। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं सही सलामत हूँ। आपने ये कर दिखाया। बेटी, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर ये मोती लाना कौन सी बड़ी बात थी। सच में बेटी, तुम अपनी बच्ची से बहुत प्रेम करती हो। इसे बचाने के लिए तुम मौत के मुंह तक चली गई। मेरा काम पूरा हुआ। अब मैं चलती हूँ। तेज रोशनी फैलती है और बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटी, अब हम कहीं अलग शांति से रहेंगे। एक छोटी सी झोपड़ी बनाएंगे और वहीं हम तीनों खुशी खुशी जीवन बिताएंगे। राधा, नेहा और गौरी तीनों वापस लौटने लगती है। तीनों जंगल की ओर बढ़ती है कि अचानक रास्ते में एक पेड़ के नीचे पागलों की हालत में बिरजू बैठा दिखाई देता है। ये क्या? ये तो बिरजू है। ये यहाँ इस हालत में क्या कर रहे हैं? माँ, हमें पिताजी के पास जाना चाहिए। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। ठीक है बेटी, चलो चलते हैं। तीनों बिरजू के पास पहुँचते हैं। राधा, राधा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारे पीछे ही घर से निकला था। हर जगह ढूंढा, हर कोने में देखा, पर तुम कहीं नहीं मिली। वो नेहा को देखता है और हक्का बक्का रह जाता है। और ये क्या? मेरी बेटी जिंदा कैसे है? भला कोई मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? नहीं बिरजू जी, आप कोई सपना नहीं देख रहे। हमारी बेटी सच में जिंदा है। मैंने उसे बहुत मुश्किल से, बहुत संघर्ष से वापस लाया है। राधा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलत किया, बहुत बड़ी गलती की अपनी बेटी के साथ। बीती बातों को भूल जाइए, अब सब ठीक है। नहीं राधा, अब हम कभी उस घर में नहीं जाएंगे। हम यहीं जंगल में एक झोपड़ी बनाएंगे और तुम तीनों के साथ हमेशा यहीं रहेंगे। लेकिन बिरजू जी, आप तो हमेशा कहते थे कि मैं माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी माँ नहीं है, वो मेरी बेटी की हत्यारन है, जिसने मेरी बच्ची पर अत्याचार किया। मैं उसके साथ कभी नहीं रहूंगा। अब मेरा परिवार सिर्फ तुम तीनों हो। पिताजी, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें कभी जाने भी नहीं दूंगा।